लाखों युवा मतलब सालों तक गणित, अंग्रेजी और तर्क शक्ति के सवालों में उलझे रहते हैं। बिल्कुल, दिन रात एक कर देते हैं। हाँ, उनके कमरों की दीवारें फॉर्मूलों और टाइम टेबल से पटी होती हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पार करने पर होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई उम्मीदवार परीक्षा में टॉप कर ले और फिर 132 पन्नों के एक दस्तावेज में एक छोटी सी तारीख या एक गलत बॉक्स टिक करने की वजह से उसकी सालों की मेहनत पल भर में शून्य हो जाए। ये बहुत ही डरावना परिदृश्य है ना? और ये कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं है। ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर उस व्यक्ति की असलियत है जो आधिकारिक अधिसूचना की बारीक लाइनों को नजरअंदाज कर देता है। ये एक बहुत ही गंभीर वास्तविकता है। मतलब हम अक्सर ये मान लेते हैं कि चयन प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा वो टियर 1 या टियर 2 परीक्षा के कुछ घंटे होते हैं। लेकिन अगर हम प्रशासनिक नजरिए से देखें तो असली छटनी तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आवेदन की खिड़की खुलती है। सही बात है। आयोग के नियम इतने स्पष्ट और एकतरफा होते हैं कि वहां किसी भी मानवीय भूल या गलती से हो गया, ऐसी दलीलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। कोई माफी नहीं है वहां। और इसीलिए आज की ये गहन चर्चा बहुत अहम है। आज हम भारत सरकार के सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक एसएससी सीजीएल 2026 की आधिकारिक अधिसूचना का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी जटिल दस्तावेज है। बहुत ज्यादा। हमारा मिशन आज यही है कि इस 132 पन्नों के नोटिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट CGL 2026.pdf दस्तावेज से उन सबसे महत्वपूर्ण, चौंकाने वाले और बारीक नियमों को निकाला जाए। वो नियम जो किसी भी उम्मीदवार का करियर बना या बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ तारीखों की एक उबाऊ सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि हमारा पूरा प्रशासनिक सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए इसके हर पहलू को खोल कर देखते हैं। इस दस्तावेज को पढ़ते हुए ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये एक बेहद पारदर्शी और सख्त ढांचा है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लाखों आवेदनों में से सबसे योग्य लोगों को बिना किसी कानूनी या प्रशासनिक विवाद के चुना जा सके। मतलब कोई लूप होल ना बचे। एग्जैक्टली। यहाँ लिखे गए हर एक नियम, हर एक फुटनोट और हर एक कट ऑफ तारीख के पीछे एक गहरा संस्थागत कारण छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अवसर के पैमाने की। दस्तावेज के सबसे पहले पन्ने पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी हैं। हाँ, नंबर बहुत बड़े हैं इस बार। ऑनलाइन आवेदन 21 मई 2026 को शुरू हो चुके हैं और 22 जून 2026 की रात 11 बजे तक चलेंगे। रात 23 बजे यानी 11 बजे तक। लोग अक्सर इसमें गलती कर देते हैं और 12 बजे का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो सुधार के लिए करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक खुलेगी। टियर 1 परीक्षा अगस्त-सितंबर 2026 में है और टियर 2 दिसंबर 2026 में संभावित है। लेकिन जिस चीज पर सबसे ज्यादा नजर टिकती है वो है रिक्तियों की संख्या। 12,000 से ज्यादा। हाँ, लगभग 12,256 पद। और ये वेतन स्तर 8 से शुरू होते हैं, जहां बेसिक पे 47,600 से शुरू होकर 1.5 लाख से ऊपर जाती है, जो कि बहुत आकर्षक है। बहुत ज्यादा। और ये लेवल 4 तक फैले हुए हैं। इनमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। मतलब 12,256 रिक्तियां। इसका मतलब है एक पूरे छोटे शहर की आबादी के बराबर लोगों को एक साथ रोजगार देना। सही कहा। ये तो एक प्रशासनिक महाकुंभ है। ये पैमाना सच में विशाल है। इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां एक साथ करना सरकार की प्रशासनिक क्षमता का एक बहुत बड़ा परीक्षण होता है। लेकिन देखिए, इस अधिसूचना के शुरुआती पन्नों में ही एक और विशेष पंक्ति लिखी है जो अक्सर लोगों की नजर से बच जाती है। वो कौन सी पंक्ति है? उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकार एक ऐसे कार्यबल को बनाने का प्रयास करती है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, हाँ, कागज पर तो ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या जमीनी स्तर पर यह बदलाव दिखेगा? क्योंकि अक्सर ऐसी लाइनें सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसका जवाब हमें सरकार की उस समावेशी नीति में मिलता है जिसके तहत निर्णय लेने वाले और प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी को गंभीरता से लिया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं है? बिल्कुल नहीं।
एसएससी जैसी संस्थाएं जब अपने आधिकारिक दस्तावेज में ये लिखती हैं तो ये केवल एक सुझाव नहीं होता, ये पूरे सिस्टम के लिए एक निर्देश होता है। अच्छा। ये परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा से लेकर पोस्टिंग के नियमों तक हर जगह महिलाओं के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया जाए। ये एक नीतिगत संकेत है कि प्रशासन का चेहरा अब बदल रहा है। ये तो बहुत सकारात्मक कदम है, लेकिन इस नीतिगत बदलाव के बावजूद जब कोई भी उम्मीदवार 12,000 से ज्यादा पदों की इतनी लंबी सूची देखता है तो जाहिर है वो लालच में आ जाता है। स्वाभाविक है। वो सबसे ऊंचे पे लेवल या सबसे पावरफुल दिखने वाले पद को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखना चाहेगा। मतलब हर किसी को सीबीआई या एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना है। हाँ, रुतबा जो होता है उन पदों का। बिल्कुल। लेकिन दस्तावेज के नोट 1 और नोट 2 में जो नियम दिए गए हैं वे बताते हैं कि पदों का चुनाव करना एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। और यकीन मानिए यही वो बिंदु है जहां सबसे बड़ी और अपरिवर्तनीय गलतियां होती हैं। के लिए विशेष शारीरिक और मेडिकल मानक निर्धारित हैं, जो एनेक्सर 15 और 16 में दिए गए हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की बात करें तो उसमें जो रिक्तियां हैं वे तो केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। तो बेसिकली इसका असल मतलब ये हुआ, इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छे रेस्तोरां में गया, उसने मेन्यू देखा और बिना सोचे समझे जोश में आकर सबसे महंगी और सबसे तीखी डिश ऑर्डर कर दी। अच्छा, फिर जब डिश आई तो वो उसे खा नहीं पाया क्योंकि वो उसके बर्दाश्त से बाहर थी। अब ऐसे में रेस्तोरां वाला उसे मुफ्त में दूसरी डिश तो नहीं देगा ना? बिल्कुल नहीं देगा। एसएससी की मेन्यू में वो तीखी डिश है, सीबीआई और एनआईए जैसे पद। अगर किसी ने जोश जोश में इन्हें पहली पसंद बना लिया, उसे ये पद मिल भी गया मेरिट के हिसाब से, लेकिन वो उनके फिजिकल या मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया तो क्या होगा? तो आयोग उसे कोई दूसरा पद नहीं देगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। उसकी उम्मीदवारी सीधे तौर पर रद्द कर दी जाएगी, रिजेक्टेड। अरे बाप रे! क्या उम्मीदवार इस बारीक नियम को गंभीरता से पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये नियम तो बाहर से देखने पर काफी निर्दयी लग सकता है। निर्दयी लगता है, लेकिन इसके पीछे का प्रशासनिक और गणितीय तर्क समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? अब सोचिए, अगर आयोग हर उस उम्मीदवार को दूसरी या तीसरी पसंद का पद देने लगे जो पहले पद के फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया है, तो पूरी चयन प्रक्रिया एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाएगी। अच्छा, मतलब बार बार लिस्ट बदलनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। मान लीजिए रैंक 50 वाले उम्मीदवार को फिजिकल में फेल होने पर उसकी दूसरी पसंद यानी रैंक 2 वाला पद दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति को पहले रैंक 2 वाला पद मिला था, उसे अब वहां से हटाकर कोई और पद देना होगा। हाँ, क्योंकि सीट तो एक ही है। बिल्कुल। और ये एक छोटा सा बदलाव नीचे के 10,000 उम्मीदवारों की मेरिट और पद आवंटन को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। बाप रे, ये तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। वही तो, पूरे सिस्टम को फिर से रीशफल करना पड़ेगा, जिसमें सालों लग जाएंगे और इस बीच पद खाली पड़े रहेंगे। इसीलिए जिम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवार पर डाल दी गई है। मतलब ये एक ऐसा मानसिक परीक्षण है जो परीक्षा हॉल में जाने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। 100%। अपनी शारीरिक क्षमताओं का यथार्थवादी आकलन किए बिना सिर्फ पद की चमक दमक देखकर फैसला लेना खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बहुत बड़ी गलती है। लेकिन देखिए, शारीरिक और मेडिकल योग्यताओं के अलावा एक और बड़ी बाधा है जो पूरी तरह से कागजी है। हाँ, कागजी कार्रवाई। महज एक दिन की देरी भी किसी की सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। हम बात कर रहे हैं क्रूशियल डेट और उम्र के उस चक्रव्यूह की जिसमें अक्सर सबसे होशियार लोग भी फंस जाते हैं। आयु सीमा और आरक्षित श्रेणियों के प्रमाण पत्रों के नियम इस पूरे दस्तावेज का शायद सबसे तकनीकी और सबसे सख्त हिस्सा हैं। उम्र की गणना के लिए कट ऑफ तारीख 1 अगस्त 2026 तय की गई है। 1 अगस्त। हाँ, और यहाँ भी पदों के अनुसार अलग अलग श्रेणियां हैं। कुछ पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, कुछ के लिए 20 से 30 वर्ष, कुछ के लिए 18 से 30 वर्ष। और जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसे पदों के लिए तो ये 18 से 32 वर्ष तक जाती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही आयु में छूट के नियम भी जुड़ते हैं। हाँ, जो रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उनकी श्रेणी के अनुसार 10 से 15 वर्ष तक की छूट है। और भूतपूर्व सैनिकों का भी कुछ खास नियम है ना इसमें? हाँ, भूतपूर्व सैनिकों यानी ईएसएम के लिए एक खास नियम यह है कि जो स्नातक नहीं हैं यानी नॉन ग्रेजुएट हैं, उन्हें ग्रुप सी पदों के लिए योग्य माने जाने के लिए सशस्त्र बलों में कम से कम 15 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। अच्छा।
और सबसे अहम बात, ये छूट केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही है, उनके आश्रितों के लिए नहीं है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो चीज़ उम्मीदवारों को परेशान करती है वो है क्रूशियल डेट। ओहो, क्रूशियल डेट तो सबसे बड़ा ट्रैप है। वही ना, SC, ST, OBC या EWS प्रमाण पत्रों के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, यानी 22 जून 2026। और EWS प्रमाण पत्रों के मामले में तो ये नियम और भी पेचीदा हो जाता है। वो कैसे? देखिए, अधिसूचना के अनुसार EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वैध होना चाहिए, लेकिन ये पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 की आय पर आधारित होना चाहिए। तो मतलब अगर कट ऑफ डेट 22 जून है और मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने 20 जून को अपने OBC या EWS प्रमाण पत्र के लिए सरकारी कार्यालय में अप्लाई कर दिया है, हाँ, अप्लाई कर दिया, तो वो परीक्षा के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वो आवेदन की रसीद दिखाकर काम चला सकता है ना? आखिर उसने कट ऑफ डेट से पहले प्रक्रिया तो शुरू कर ही दी थी। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, जिसके कारण हर साल हजारों मेधावी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? रसीद नहीं चलती? बिल्कुल नहीं। आवेदन की रसीद का कोई मूल्य नहीं है वहां पर। 22 जून 2026 को यानी क्रूशियल डेट पर आपके हाथ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया फाइनल और वैध प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। अरे बाप रे, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा? कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर हम EWS वाले उदाहरण को ही और गहराई से देखें तो मान लीजिए किसी परिवार की आय वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 लाख से कम थी, लेकिन 2025-26 में वो सीमा पार कर गई। ऐसे में वो उम्मीदवार 2026-27 के लिए EWS श्रेणी का लाभ नहीं ले सकता। अच्छा, एक भी वित्तीय वर्ष का हेरफेर सीधे तौर पर उसकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में डाल देगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये कट ऑफ डेट का नियम इतना पत्थर की लकीर क्यों है? क्या आयोग थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कुछ दिनों की मोहलत नहीं दे सकता? देखिए, सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि मोहलत दे दी जाए, लेकिन अगर व्यवस्था में थोड़ी सी भी ढील दी गई ना तो पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, वो भी है। और फिर कानूनी विवादों का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हर दिन कोई नया उम्मीदवार अदालत में जाकर दावा करेगा कि देखिए, मेरा प्रमाण पत्र बन गया है, इसलिए पूरी मेरिट लिस्ट को दोबारा बनाया जाए। फिर से वही चेन रिएक्शन वाली प्रॉब्लम। बिल्कुल। क्रूशियल डेट एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त रेखा खींच देती है। अंतिम तिथि पर कागजों के अनुसार जो आपकी स्थिति है वही अंतिम मानी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया को समय पे पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। पढ़ाई के साथ साथ अपने दस्तावेजों को समय से पहले तैयार रखना भी तैयारी का ही एक अभिन्न हिस्सा है। सबसे पहला कदम है वो। बिल्कुल। अब चलिए इस कागजी सख्ती से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां नियम इतने कठोर हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये प्रणाली दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अवसरों को कैसे सुलभ बनाती है। हाँ, वो एक्सेसिबिलिटी वाला हिस्सा। स्क्राइब या श्रुतलेखक प्रणाली के जो नियम हैं वे दिखाते हैं कि कैसे एक प्रशासन सुगमता और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाता है। बिल्कुल। जिन उम्मीदवारों को दृष्टिबाधा या जिन्हें लिखने में शारीरिक अक्षमता है, उनके लिए प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय यानी कॉम्पेंसेटरी टाइम दिया जाता है, जो कि बहुत जरूरी मदद है। बिल्कुल। इसके अलावा वे परीक्षा में अपने साथ अपना खुद का स्क्राइब ला सकते हैं, लेकिन यहाँ आयोग ने एक बहुत ही तार्किक और सख्त नियम रखा है। वो क्या है? स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर कोई उम्मीदवार स्नातक स्तर की CGL परीक्षा दे रहा है और वो किसी ऐसे व्यक्ति को स्क्राइब बनाकर ले जाता है जो खुद भी स्नातक है या उससे उच्च शिक्षित है, तो वो अलाउड नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जाहिर है वो व्यक्ति सिर्फ लिखने का काम तो नहीं करेगा ना, वो तो सवालों को हल करने में भी मदद कर देगा। एग्जैक्टली। एक स्तर नीचे की योग्यता ये पक्का करती है कि स्क्राइब केवल एक सहायक की भूमिका निभाए, परीक्षा देने वाले की नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि परीक्षाओं में इम्पोर्सनेशन यानी किसी और की जगह परीक्षा देने के मामले बहुत सामने आए हैं। हाँ, डमी कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा रैकेट चलता है। लोग पैसे देकर डमी कैंडिडेट बैठा देते हैं। तो स्क्राइब के मामले में इस धोखाधड़ी को कैसे रोका जा रहा है? देखिए, इसी धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए तकनीक का बहुत ही सटीक इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार। कैसे? पहले के समय में क्या होता था कि किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर डमी कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र में भेज दिया जाता था। लेकिन अब कोई भी उम्मीदवार अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर स्क्राइब बनाकर नहीं ला सकता। नए नियमों के तहत स्क्राइब को
एसएससी की वेबसाइट पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। अच्छा, स्क्राइब का भी रजिस्ट्रेशन होगा? बिल्कुल, और इसके बाद उसका आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ साथ लाइव बायोमेट्रिक और OTP के जरिए ये वेरीफाई किया जाएगा कि जो व्यक्ति स्क्राइब बनकर आया है वो वही इंसान है जिसका आधार सिस्टम में दर्ज है। 100%। कोई फर्जी एडमिट कार्ड या नकली फोटो अब वहां काम नहीं आएगी। ये तो बहुत ही शानदार कदम है। इसके अलावा नियम ये भी स्पष्ट करते हैं कि एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से ज्यादा उम्मीदवारों की मदद नहीं कर सकता। ओके। और वो व्यक्ति खुद उस परीक्षा का उम्मीदवार भी नहीं हो सकता। हाँ, वरना वो खुद का फायदा देख लेगा। बिल्कुल। एक और अच्छी बात है कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को परीक्षा में मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाने की भी अनुमति दी गई है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन अगर कोई नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो सिर्फ उम्मीदवारी ही रद्द नहीं होगी। फिर क्या होगा? उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों पर आपराधिक कार्रवाई होगी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से डीबार कर दिया जाएगा। बाप रे, सीधा बैन। हाँ, तो ये नीतियां समानता यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी और परीक्षा की अखंडता को एक साथ साधने का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। अब देखिए, इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद मतलब फॉर्म सही से भरना, क्रूशियल डेट का ध्यान रखना, सही पद चुनना और इतनी कड़ी सुरक्षा वाली परीक्षा पास करना, जो कि अपने आप में एक मैराथन है ना? तो मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने ये सब कर लिया और उसे सबसे ऊंचे पे लेवल यानी लेवल 8 की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की नौकरी मिल जाती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आम धारणा यही होती कि भाई एक बार लिस्ट में नाम आ गया और लेवल 8 की नौकरी मिल गई तो बस जीवन सफल हो गया, अब तो आराम है। और यही लोग गच्चा खा जाते हैं। वही तो। असल में नौकरी मिलना सिर्फ दरवाजा खोलना है, असली चुनौती तो उस दरवाजे के पार इंतजार कर रही होती है। विशेषकर CAG के अंतर्गत आने वाले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के स्टेट कैडर पदों के लिए। इनके लिए नियम बहुत सख्त हैं। अधिसूचना में साफ लिखा है कि स्टेट कैडर के इन पदों के लिए उस विशेष राज्य की क्षेत्रीय या आधिकारिक भाषा में मैट्रिक स्तर की दक्षता यानी प्रोफिशिएंसी होना अनिवार्य है। मैट्रिक स्तर की दक्षता। हाँ, और ये दक्षता सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं है। इसके लिए संबंधित स्टेट या सेंट्रल बोर्ड का बाकायदा प्रमाण पत्र चाहिए होता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी वीडियो गेम के उस स्तर पे आ गए हों जहां बहुत मेहनत करके फाइनल बॉस को हरा देते हैं और फिर अचानक एक सीक्रेट बॉस सामने आ जाता है। बहुत सही तुलना की आपने, एक सीक्रेट बॉस ही है ये। और मैंने पढ़ा कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन अधिकारियों को एक सबऑर्डिनेट ऑडिट या अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन पास करना भी अनिवार्य होता है। बिल्कुल अनिवार्य है। अगर वे इस विभागीय परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब एक बार नौकरी मिलने के बाद फिर से परीक्षा देने का ये दबाव क्यों है? देखिए, CAG के ऑडिटर्स जो होते हैं ना, वे देश और राज्यों के वित्तीय प्रबंधन की रीढ़ होते हैं। जब आप किसी राज्य सरकार के खातों का ऑडिट कर रहे होते हैं तो वहां की ज्यादातर फाइलें, सरकारी आदेश, टेंडर्स और बिल उसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा में होते हैं। अच्छा, तो अंग्रेजी या हिंदी हर जगह नहीं चलती? बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, अगर कोई उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत के किसी राज्य में तैनात होता है और वो वहां की भाषा पढ़ ही नहीं सकता, तो फाइलों में छिपी वित्तीय अनियमितताओं को कैसे पकड़ेगा? सही बात है, ये बहुत ही व्यवहारिक कारण है। भाषा जाने बिना ऑडिट करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। एग्जैक्टली। और रही बात उस प्रोबेशनरी परीक्षा की, तो ये पद सीधे तौर पर सरकार की वित्तीय जवाबदेही से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है वो विभागीय नियमों, अकाउंटिंग के मानकों और ऑडिटिंग के सिद्धांतों में पूरी तरह से पारंगत हो। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। नहीं, इसीलिए ये निरंतर मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि केवल वे लोग ही सिस्टम में स्थायी हों जो लगातार सीख सकते हैं और उस उच्च पद के लायक हैं। तो जब हम इन 132 पन्नों के दस्तावेज को इतनी गहराई से समझते हैं तो एकदम साफ हो जाता है कि ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद सुव्यवस्थित प्रशासनिक मशीन का मैनुअल है। आज हमने देखा कि कैसे 21 मई से 22 जून के बीच एक छोटी सी गलती या प्राथमिकताओं के जाल में फंसा एक गलत फैसला पूरे करियर को खत्म कर सकता है। हमने क्रूशियल डेट के उस सख्त नियम को समझा जो किसी भी रसीद या बहाने को नहीं मानता, और यह भी देखा कि कैसे तकनीक स्क्राइब प्रणाली को सुरक्षित बना रही है। लेवल 8 की नौकरियों में छिपी भाषा
और विभागीय परीक्षाओं की शर्तों ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि सरकारी नौकरी में संघर्ष नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी जारी रहता है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है ना, वो ये है कि जानकारी का अभाव सबसे बड़ा दुश्मन है। एकदम सही बात है। जो उम्मीदवार इस अधिसूचना की गंभीरता को नहीं समझता, वो टियर 1 परीक्षा में बैठने से बहुत पहले रेस से बाहर हो जाता है। तो जाने से पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाना चाहूंगी। दस्तावेज के बिंदु 3.1 में एक ऐसी बात छिपी है जो पूरे देश के प्रशासनिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। कौन सा बिंदु? उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि एसएससी अब राज्यवार या जोनवार रिक्तियों का डेटा एकत्र नहीं करता है। अच्छा, हाँ। अब रिक्तियों का आवंटन पूरी तरह से अखिल भारतीय स्तर पर और केंद्रीकृत तरीके से हो रहा है, पैन इंडिया लेवल पर। जी। इससे एक बहुत ही विचारणीय सवाल पैदा होता है। चूंकि अब ये पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, तो क्या भविष्य में उम्मीदवारों को अपने गृह राज्य में नौकरी मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ देनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। जब केरल का कोई व्यक्ति पंजाब में और गुजरात का कोई व्यक्ति असम में डेस्क संभालेगा, तो एक पूरी तरह से बॉर्डरलेस प्रशासनिक ढांचा हमारे देश की स्थानीय कार्य संस्कृति को कैसे बदलेगा? क्या ये एकीकरण प्रशासन को ज्यादा कुशल बनाएगा या फिर इससे सांस्कृतिक और भाषाई चुनौतियां और बढ़ेंगी? बहुत गहरा सवाल है ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एसएससी के इस दस्तावेज में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आने वाले दशकों में हमारे प्रशासन की शक्ल जरूर तय करेगा। इस पर खुद विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।